नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा जिसको कहते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। देखिए, एंडोस्कोपी का मतलब होता है कि एक कैमरे के जरिए बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखना। जब हम फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल यानी कि शुरुआती भाग को देखते हैं उसको अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी का अर्थ होता है एनस यानी कि मल द्वार के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का लिमिटेड हिस्सा आइलियम, इसको देखना है, इसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। इन दोनों प्रोसीजर्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है मेरा जिसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। कैप्सूल एंडोस्कोपी एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को तो स्मॉल है लेकिन इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट हिस्सा यही होता है, इसका कैलिबर छोटा होता है, यानी कि इंटेस्टाइन की जो डायमीटर होती है 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन यूजुअली कोलैप्स स्टेट में होता है, यानी एक रबर की पाइप की तरह है जो कोलैप्स्ड है, जो हमेशा जब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही हो या फूड ना हो तो वो कोलैप्स्ड रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम प्रीवियसली डार्क एरिया ऑफ इंटेस्टाइन कहते थे और इसकी बीमारियों के संबंध में जो टेस्ट होते थे पहले के समय में बेरियम के जरिए, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं होते थे और अर्ली डिजीजेस और कुछ तरह के डिजीजेस को तो बिल्कुल ही नहीं पिकअप करते थे। फिर पुश एंटरोस्कोपी जिससे करीब 50-100 सेंटीमीटर देखा जा सका, वो एक टाइम था। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई मैं आपको बताना भूल गया, करीब 6 मीटर होती है यानी कि 20 फीट। तो आप ये सोच करके हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी इंटेस्टाइन, इतनी लंबी इंटेस्टाइन भगवान ने बना करके आपके पेट में एक तरह से जैसे आप किसी बक्से में सामान फिट करते हैं ट्रैवल करते समय, उस तरह से डाल करके अंदर बंद है, क्रम्पल्ड है बिल्कुल। तो इसको देखना एक चैलेंज होता है। तो इसकी बीमारियों के लिए जो टेस्ट आया ये करीब लेट 90s में और अर्ली 2000s में 2001-2002 के पास ये टेस्ट अवेलेबल हुआ। इसको कहते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी, जिसमें एक 3-3.5 सेंटीमीटर का एक कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके एक एंड पे कैमरा लगा होता है और दूसरे एंड पे इसका ट्रांसमीटर होता है। इसको आप पानी की तरह निगलते हैं। उसके पहले हम इंटेस्टाइन को एक लैक्सेटिव से क्लीन करते हैं और जब ये कैप्सूल अंदर जाता है तो ये अंदर से फोटोज लेता है। इंटेस्टाइन के चलने की प्रक्रिया यानी कि पेरिस्टाल्सिस के जरिए ये आगे मूव करता है और यूजुअली 4 से 8 घंटे के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और इस बीच में ये फोटोज लेता है और ये जो फोटोज इसके दूसरे एंड पे जो ट्रांसमीटर होता है उसके जरिए एक ट्रांसड्यूसर जो पेशेंट की बॉडी पर अटैच्ड होता है और 8 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो ईसीजी करते समय जैसे लगाए जाते हैं। 8 इलेक्ट्रोड्स पेशेंट के पेट पर लगाए होते हैं जो एक रिकॉर्डर से अटैच्ड होते हैं। यूजुअली हम 8 घंटे की रिकॉर्डिंग करते हैं और जो एडवांस जनरेशन के जो कैप्सूल रिकॉर्डर्स आते हैं उसमें एक इंडिकेशन दिखता रहता है बाहर एक तस्वीर पिक्चर के जरिए कि हम कहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और जब इमरजेंसी सेटिंग में ब्लीडिंग दिखाई पड़े तो हम इसको रिकॉर्डिंग को बीच में भी रोक सकते हैं। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी, जब एक बार ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमें 8 घंटे की, एक हम इसको कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और फिर इसकी इमेजेस को देख के एनालाइज करते हैं कि अंदर बीमारी क्या है। सबसे कॉमन कारण इसको कैप्सूल एंडोस्कोपी का करने का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग। जब भी खून की कमी हो, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी नॉर्मल हो और इससे होने वाली दिखने वाली सबसे कॉमन बीमारी जो होती है जिसको कि हम कहते हैं एंजियोडिस्प्लेजिया या एवीएम्स। ये खून की बारीक नसें होती है जिससे खून रिसता है। तो अगर हम देखें कि हम इसको किसी भी प्रकार से और नहीं देख सकते हैं, बेरियम से, सीटी स्कैन से, या अगर ये आगे काफ़ी ज़्यादा हो 300 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर दूर स्टमक से, तो हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। कैप्सूल के जरिए हम उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अंदर अल्सरेशंस हो जिसका कॉमन कारण क्रोन्स डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, तो पहले इन बीमारियों का जब डायग्नोसिस मुश्किल था, खास करके एंजियोडिस्प्लेजियाज, क्रोन्स डिजीज, तो इनको हम कैप्सूल के जरिए पिकअप कर सकते हैं। कैप्सूल हमें डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। कैप्सूल के साथ जो कमी है कि ये हमें बायोप्सी नहीं प्रोवाइड करता है और ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं देता है। तो इस चीज़ के लिए भी हमारे पास साधन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा देखने के लिए अब डबल बलून एंट्रोस्कोप है। अगर हमें कुछ दिख जाए कि यहाँ से एवीएम यानी कि एंजियोडिस्प्लेजिया से ब्लीडिंग हो रही है तो हम एंडोस्कोपी के जरिए या तो मुंह के रास्ते या रेट्रोग्रेड यानी कि कोलोनिक रूट से वहां तक पहुंच करके आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन से उसको बर्न कर सकते हैं एवीएम। तो ये उसका एक तरह का ट्रीटमेंट है। अगर अल्सर है तो उसको भी हम बर्न कर सकते हैं और उससे बायोप्सी ले सकते हैं जिससे ये पता चले कि अल्सर टीबी का, क्रोन्स डिजीज का या अन्य बीमारियों का जिसमें लिम्फोमा, इओसिनोफिलिक एंट्राइटिस, इसके कारण तो नहीं है।
कई बार पॉलिप्स नजर आते हैं। पॉलिप्स यानी कि मांस के छोटे टुकड़े जिनको हम डबल बलून के जरिए काट सकते हैं। तो ये थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस है जो कैप्सूल से डायग्नोज होने के बाद होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कॉम्प्रिहेंसिवली देखने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया जो हमारे पास है वो कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है। ब्लड लॉस, डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड पेन एब्डोमेन, ये कॉमन कारण होते हैं जिनके लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी की जाती है। जब आंत में कई बार सिकुड़न होती है, क्रिटिकल नर्विंग होती है, तो कैप्सूल वहां जाकर के इम्पैक्ट हो जाता है, फंस सकता है, इसको कैप्सूल रिटेंशन कहते हैं। ऐसी हालत में या तो हम कैप्सूल को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब नॉन ऑपरेटिवली, या कई बार ऑपरेशन करके हटाना होता है। इस सिचुएशन के से बचने के लिए कई बार पहले सीटी स्कैन कराने से, अगर कोई मेजर किसी की आंतों में रुकावट का खतरा हो, स्ट्रिक्चर हो, तो फिर हम कैप्सूल नहीं करते हैं, तो उसको फिर हम दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो संक्षेप में स्मॉल इंटेस्टाइन की कई सारी बीमारियों के डायग्नोसिस में कैप्सूल एंडोस्कोपी एक बहुत ही हेल्पफुल एडिशन है। और इसको अगर हम केयरफुली इसको चूज करें तो इसके जरिए हम कई सारी बीमारियां जिनको अदरवाइज डायग्नोज करना मुश्किल था, हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कैप्सूल से जब भी आप देखते हैं तो उसको हम डबल बलून, या फिर अगर उसका और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन चाहिए तो डबल बलून, या फिर कई बार सर्जरी की जरूरत होती है। तो एक लार्जर पार्ट में खून की कमी, ब्लड लॉस, डायरिया, इसमें इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी इससे संबंधित किसी भी चीज़ के कि आपको इसके लिए सजेस्ट किया जाए तो आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जा करके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें, इसके इंडिकेशंस को समझें और इसका क्या फॉलोअप होगा इसको समझें, ताकि आपकी बीमारी, इस सिम्टम से रिलेटेड कंडीशन को सही ढंग से डायग्नोज किया जा सके और उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जा सके। धन्यवाद।